इधर माइक में हेलो हेलो यस यस हेलो लवरे लवकर ऐसा किया क्या लाइव ए रसगुल्ले बच्चों यूट्यूब किधर है मेरा लव यू पीपल हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हो सब लोग मस्ती में क्या आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही है ना ऑलराइट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को राधे राधे आशा करता हूं कि आपका दिन एकदम मस्त तंदुरुस्त सुबह उठ के एक्सरसाइज किए कि नहीं किए मैं तो नहीं करके आया हूं किसी तरीके से आंख खोल के आया हूं भाई मैं आज आंखें बंद होके आ रही थी आज कर रहे लोग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर आपको भी बेटा हैप्पी बर्थडे सर आपका वेट कर रहे थे आई एम सॉरी यार वेट के लिए क्या है अभी झूठ कहीं को बोलने का भाई कल पार्टी थी और आज सो गया संडे था कल तो सर आई वाज इन पार्टी तो फिर तो मैं सोया 3 बजे तो सुबह उठने में देरी होने ही वाली थी सो आई वाज श्योर अबाउट दैट एनी विच वेज शुरू करते हैं अभी ये सुनना रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद यस पूरी क्लास सीधी बैठेगी ऑनलाइन लाइव वालों तुमको भी सीधा बैठने का एकदम अक्खा का अक्खा सीधा रीढ़ की हड्डी पूरी हवा में लहराती हुई जल्दी से एकदम प्यारी सी गुड मॉर्निंग बोलोगे जो बच्चा सुबह सुबह ब्रश करके आया दांत मांझ गया है एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर ऑलराइट विद अ ब्यूटीफुल स्माइल शैल वी स्टार्ट विद द लेक्चर उस दिन हम क्या बोले तुमको मालूम एक फ्रेमवर्क होता फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता फ्रेमवर्क इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इज अ गाइडलाइन विच financial statement it assists the users in various ways so it assists the ASB in formulation of the standard and reviewing of the existing standard it also helps auditors in forming the opinion it also helps preparer in preparation of the financial statements क्या हमने इनके बारे में चर्चा करी थी क्या सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा हाँ सो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में बात कर ली थी फ्रेमवर्क और जब कभी भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क के बीच में टकराव होगा तो कौन जीतेगा फ्रेमवर्क या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड accounting standard framework was introduced by ASB in the year 2000 yes or no so boys and girls with this I believe it's time to proceed further आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा क्या उस दिन मैंने आपको यह भी बताया था कि फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रोस्पेक्टस एंड ऑल प्रोस्पेक्टस में आप यूज कर सकते हो बट उसके लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं है सो हम कहां तक पहुंच गए थे उस दिन मुझे लगता है फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस हो गया था एप्लीकेशन हो गया था क्या स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था क्या ऑलराइट स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क अभी हमको पढ़ना बाकी है एग्रीड सो टुडे व्हाट वी डू इज राइट डाउन द हेडिंग अभी हम क्या करेंगे स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क ये 4 हेडिंग लिख लेंगे सो स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क में ये 4 हेडिंग लिख लीजिए और पहला लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज सभी लोगों को एक बात बता दूं टुडे वी विल बी हैविंग टैक्स एट 10 o'clock टुडे विल बी हैविंग टैक्स एट 10 o'clock सो स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा आपने सेकंड वाला लिख दीजिए बेटा जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स that determine
that determine qualitative characteristics that determine the usefulness of information, that determines the usefulness of information, that determines the usefulness of information in financial statement, that determines the usefulness of information in financial statement. And then there is next the definition, comma, the definition, comma, recognition, the definition, comma, recognition, and measurement, the definition, recognition and measurement of the elements from which financial statements are constructed, from which financial statements are constructed. Financial statements are constructed. And the last one is concept of capital and capital maintenance. Concept of capital and capital maintenance. This is very beautiful concept, the most frequently asked question. The most frequently asked question in the exam. Concept of capital and capital maintenance. So shall we discuss this? So हमने first heading क्या लिखी बेटा जी? हमारी first heading ये कहती है कि what is the objective of the financial statement. बराबर है? So बेटा जी क्या पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? ओके, सेकेंड पॉइंट है उसके अंदर कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. आप बताओ मिठाई बनाने की है तो मिठाई बनाने के लिए आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि क्या क्वालिटी का इंग्रेडिएंट चाहिए जिससे मिठाई अच्छी बनेगी? सो दे आर टॉकिंग अबाउट द content, they are talking about the raw material which should go into what? Financial statement, so that the objective would be achieved. The third thing is कि जो चीजें financial statements में जाएगी वो क्या क्या है? So definition and elements of the definition and recognition of the elements of the financial statement. तो अभी आपका पहला मुद्दा ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि what are the financial statements. सो फर्स्ट मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्या है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ऑब्जेक्टिव से फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे. आर वी गेटिंग माय पॉइंट? सो जल्दी से बताओ इसको फ्रेमवर्क के पूरे सभी पॉइंट्स को कैसे याद रखना. मैं आपको अभी राइट साइड ऑफ द ब्रेन को टिकल कर रहा हूं. मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट तो उसमें नहीं, फ्रेमवर्क का नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की? यस और नो? कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की? और ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन राजा बेटा जी कौन से आइटम से मिलेगी? सो डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस. नाउ इंटरेस्टिंग है, the objective of the financial statement is to provide information about the financial position. So can I not say it is balance sheet? Performance, can I not say it is P&L account? Cash flow of an enterprise that is useful to wide range of user in making the economic decision. So the key word is in making the economic decision. So बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय यूजर्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमिक डिसीजन कि राजा बेटा जी इस कंपनी के शेयर बाय करे या नहीं करे, इस कंपनी को माल बेचे या ना बेचे. क्योंकि माल तभी बेचेंगे उधार में व्हेन आई नो दैट कि उससे पैसा आ सकता है. पैसा आएगा कि नहीं आएगा किस पर निर्भर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट एंटिटी. व्हेन देयर वाज कोरोना इन 2020 मेनी बिजनेस सफर्ड. आप में से कितने लोगों के बिजनेस सफर हुए होंगे कोरोना के दौरान? किसी का नहीं हुआ? भाई साहब कौन सा बिजनेस है गुड़िया आपका? मम्मी होटल था, बिल्कुल सही. तो आपका बिजनेस थोड़ा बहुत सफर हुआ, बट अगर आप पूछेंगे तो उस पीरियड में सफर हुआ, वो हुआ परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड. परफॉर्मेंस जैसे विराट कोहली is not performing or did not perform in the last IPL. So I'm talking about performance in the last IPL. When I say position, position is शुरुआत से लेकर आज तक क्या पोजीशन है, राइट? ऐसा एक आध साल जाता है अपने घर में भी कि when the incomes are low but we are at a good position, because position talks about the money which we have earned right from the beginning से लेकर एंड तक. तुम्हें पता है जब मैंने शुरुआत करी थी मेरा बिजनेस, तब मैंने एक बोर्ड खरीदा था, मुझे आज भी याद है, आई अर्न 3,500 रुपीज. बोर्ड खरीदा था,
राइट, अल्कोसाइन बोर्ड बोलते हैं जिस पर मैं लिखा कर, वो बोर्ड आज भी है मेरे पास। सो मेरे P&L अकाउंट में नहीं दिखेगा, इट विल अपीयर इन माई बैलेंस शीट। सो पोजीशन टॉक्स अबाउट व्हाट, जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक क्या पोजीशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पोजीशन कहां से पता चलती है? नॉट फ्रॉम P&L अकाउंट, इट इज नोन with the help of balance sheet. So balance sheet talks about what is the net worth of that individual right now. So net worth is उसकी कितनी assets है, उसमें से उसको कितना देना बाकी है, assets minus liabilities, that is a net worth. Yes or no? अच्छा मुझे बताओ, किसी की जमीन है क्या यहां पर 10 15 20 एकड़? गुड। गांव में नाम होगा साहूकार फिर तुम्हारा, है कि नहीं? तुम्हारा भी है, वेरी गुड। त्या सावकारांना तर ओळखतोच मी, जे चाकणचे आहेत ते। गुड, तो इनका नाम है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये इनका क्या दर्शाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टेड इन P&L अकाउंट व्हिच टॉक्स अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड, which talks about income and expense for the period. And cash flow statement talks about the inflows and outflows of the cash. तुम में से कितने लोगों का, मुझे एक बात बताइए, आप बैंक में चले जाओगे तो आपको लोन मिल जाएगा? किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कैश फ्लोज नहीं है। क्या नहीं है? कैश फ्लोज। तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इन सभी चीजों को डिस्क्लोज किया जाता है। अकाउंटिंग अलग अलग पॉलिसीज फॉलो की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती है। सो दोज आर ऑल डिस्क्लोज्ड इन व्हाट? नोट्स टू अकाउंट्स। तो पहले इसको याद कर लेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन, financial performance, cash flow of an enterprise that is useful to wide range of users in taking economic decisions. जल्दी से बताएंगे क्या क्या है? बोलो एक बार मेरे साथ इंग्लिश में। The objective of financial statement is to provide information and financial performance and cash flows of an enterprise to wide range of users in taking the economic decisions. तो आप आगे पीछे शफल कर सकते हो, लिख पाएंगे ये? ऑल राइट, सो ये यहां पर इजी तरीके से मैंने बताया। अब कंपोनेंट्स क्या क्या वो बात करेंगे। अब सुनो ना, ये किधर आ गए अपन? सो मैं अभी आपको ये चेन्नई सुपर किंग्स है ना, उसका बता रहा हूं। ये है बैलेंस शीट। सो ये क्या क्या दिखा रही है? असेट्स और लाइबिलिटीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और क्या है? असेट्स। और फिर उसके बाद में दूसरा क्या है बेटा जी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये क्या दिखाएंगे? अगर आप नीचे आकर देखेंगे सो ये प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तुमको जानकर खुशी होगी कि कितना 2021 वाले वर्ष में इनका प्रॉफिट कितना था पता है क्या? 4026.22 एंड ऑल दिस फिगर्स आर इन लैक्स, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका अर्निंग पर शेयर कितना था पता है क्या? इट इज 1.31। कितना है बे? 1.31। समझ रहे हो? इज द अर्निंग पर शेयर एनी विच वेज। और ये क्या है बेटा जी? आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? ये बुक मिलेगी तब आप देखना। और ये क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है? जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उनकी क्या दी जाती है? इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि मेरी पूरी क्लास को यह बात समझ में आ गई कि बेटा जी अलोंग विथ प्रैक्टिकलिटी कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बैलेंस शीट है? फिर आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके लिए आता है P&L अकाउंट। फिर आता है कैश फ्लोज, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और फिर लास्ट वाला कौन सा है? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स उधर ऑब्जेक्टिव में नहीं है, बट नोट्स टू अकाउंट्स इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है? इट डिस्क्लोजेस वैरायटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करते हो? SLM या WDV मेथड? यस और नो? सो बेटा कौन सा मेथड फॉलो किया है ये तो लिखना पड़ेगा ना, सो दैट यू कैन कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट बिकॉज रिमेंबर वो किस लिए है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? क्योंकि उसमें से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग के लिए तो बहुत जरूरी हो जाएगा ना कंपैरिजन करना TCS के अंदर और इन्फोसिस के अंदर। तुम TCS और इन्फोसिस को तभी कंपेयर कर सकते हो जब आपको यह पता चलेगा कि ये कौन सा पॉलिसी फॉलो करता है और ये कौन सा पॉलिसी फॉलो करता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कीवर्ड में जाओ ना, ऑब्जेक्टिव में क्या कीवर्ड था? फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब मुझे अगर इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, EPS को कंपेयर करना है, तो आई शुड बी अवेयर ना कि TCS कितना है, इन्फोसिस कितना है, या फिर वो टेक महिंद्रा कितना है। कंपैरिजन तो पीयर ग्रुप में तभी हो पाएगा जब मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
पक्का? गुड गुड गुड। अब आगे बढ़े। अच्छा, अभी मुझे इनके अंदर नहीं जाने का, ये भी नहीं जाने का, मैं बाद में बात करता हूं। नाउ बेटा जी हेडिंग लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से लिख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से बेटा, ये सब चीजें तुमने सुनी हुई होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, है ना। सो लिख दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया। सो पहला वाला लिख दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऊपर जो लिखा था ऑब्जेक्टिव लिखा था, अभी क्या लिख रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या आएगा बैलेंस शीट। चलो कल मुझे बताओगे आप बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की डाउनलोड कर करोगे? कैसे करने का बताया तुम्हें? उस कंपनी में जाने का, जैसे आपको कोई कंपनी में जाने का टीसीएस, तो आप टीसीएस में जाओगे, उधर एक सेक्शन रहेगा इन्वेस्टर सेक्शन, और उस इन्वेस्टर सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे, उसको डाउनलोड करना। अबे कुछ सीखा नहीं सीखा, शेयर मार्केट सिखा दूंगा मैं। हाँ, शेयर मार्केट को देखते कैसे, एनालाइज कैसे करते कुछ कुछ कंपनीज के लिए। प्लीज वेलकम सर। ए क्लास में कोई भी आएगा मुझे पूछ के नहीं आएगा, सिर्फ जाते वक्त पूछ के जाने का, और कोई भी रास्ते में घाई करते नहीं आएगा। मेरे क्लास में एकदम आराम से आने का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप लेट आते हो तो। आई हैव गॉट जीरो प्रॉब्लम। कोई जल्दबाजी रास्ते पर नहीं होगी, जो जल्दबाजी करने की है घर में करने की। रास्ते पर गाड़ी फास्ट चलाते नहीं आना, कम आराम से। इज दैट ओके? इट्स अ रेनी सीजन, वियर हेलमेट, कुछ कांड नहीं करने का। तुम्हारे जितना था तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बट आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स नॉट वर्थ इट। आराम से आने का, कोई टेंशन नहीं। मेरे क्लास में कोई पूछने की भी जरूरत नहीं, आ जाने का डायरेक्ट। ओके? कि मैं एक फ्लो में रहता हूं, फिर डिस्टर्ब हो जाता हूं। मैं किधर था वैसे? हाँ, सो मैं आपको बता रहा था कि बैलेंस शीट कुछ कंपनीज की हम देखेंगे भी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स देखकर मुझे बताएंगे। तो डाउनलोड करके रख लेना, बाकी की चीजें डाउनलोड करते हो ये भी कर लियो, ठीक है? पक्का? ऑनलाइन वालों कमीनो तुमने भी करना है, ठीक है? तो जब ये बैच समाप्त होने की कगार पर होगी, तब हम एक काम करेंगे, किसी एक शेयर प्राइस को उठाएंगे या किसी एक कंपनी को उठाएंगे, और उसके बारे में एनालिसिस कर देखते हैं कि कैसे चलती चीजें। उसके अंदर एक कीवर्ड देकर भेजता हूं, ईपीएस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर कहां पर यूज होता है आप कल मुझे बताओगे। थोड़ा सा कर लियो गूगल, अर्निंग पर शेयर कहां यूज होता है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में भी हमने देखा ना, यहां पर उन्होंने कुछ लिखा था, अर्निंग पर शेयर लिखा था ना। ये देखो, ये इधर ये था ना, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर था कि नहीं था? बस, तो ये अर्निंग पर शेयर के बारे में कल आप मुझे बताएंगे, ठीक है? आपने क्या क्या लिखा? पहला बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में और एक चीज देखना कि भाई साहब कितने कंपैरेटिव्स देते। अरे गुड़िया क्या कर रही है तू, हिपोपोटामस के जैसे कर रहा है। काजीरंगा जाना क्यों ना अपन ने, यू नो काजीरंगा। तू यार अभी स्माइल तो कर दे यार, कोई बड़ा काम नहीं किया है, कांड ही कर बैठे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करोगे जब बैलेंस शीट चेक करोगे? तो बैलेंस शीट में देखना कि एक ही साल का डेटा दिया जाता है कि 2 साल का दिया जाता है? 1 साल का दिया जाता है। एक थप्पड़ लगाना अपने आप को कांच में देखकर, 2 साल का। अब 2 साल का दिया है तो पहले करंट ईयर का होता है कि पहले प्रीवियस ईयर का होता है? देखा, धप्पा धप फेंकते हैं इंडियंस। ये खास बात है अपनी, बिल्कुल डर नहीं किसी के बाप का, किसी के बाप का डर नहीं है इनको, बिंदास। प्रीवियस ईयर पहले जरा जाके एक बार देख लियो पहले। अबे गिरगिट शर्मा रहा है बे, कितने फास्ट रंग बदल रहे हो कमीनो। तो क्या करते हैं, घर जाने का और मुझे बताएंगे कल कितने साल का डेटा दिया जाता है, 1 या 2, राइट? और अगर जो साल का डेटा दिया जाता है तो उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, पहले करंट ईयर का होता है कि फिर प्रीवियस ईयर का होता है, ये चेक करना। और दूसरी चीज क्या चेक करके बताओगे नलाई को? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? नहीं तो येड़े जैसे आ जाओगे फड़फड़ कर दे। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इश्यू होते हैं, तो तुमने क्वार्टरली नहीं देखने, एनुअल देखने। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन इश्यू करते हैं राजा बेटा जी? लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज क्यों इश्यू करती है? सो दैट हर 3 महीने के बाद में यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती जाए कि किस तरीके से 3 महीने में कंपनी परफॉर्म कर रही है। सही है? गोली मारो, आज तो दिल दुखा दिया मेरा। कितना खटाखट फेंकते हो बे, और एकदम कॉन्फिडेंटली, किसी का बाप का डर नहीं तुमको, ऐसा बेस्ट है। दूसरा वाला कौन सा है भाई साहब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे कॉन्फिडेंटली फेंक फेंक के मम्मी पापा को बोल के आ गए इधर। हाँ मम्मा पढ़ाई करने जा रहा हूं मम्मा। पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप देख कर आओगे, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद में नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स भी बोल सकते हो, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स। आर वी डन? सो बेटा जी अभी तक हमको क्या क्या चीजें पता चल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है। आर वी डन? नाउ हियर वी गो विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अंडरलाइंग अकाउंटिंग अजम्पशन। ये AS1 में भी दिया हुआ है, जब आप आगे बढ़ेंगे तब, बट अभी के लिए पढ़ लीजिए। 3 चीजें ऐसी है जो ऐसा मान के चला जाता है कि ये तो इंप्लीमेंटेड है ही है, ये तो है ही है। जैसे एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, या डायरेक्टली नको, अपने ऐसा काम करते हैं, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, और पापा गए हैं लड़के को देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए, तो बेटा पापा कुछ तो चीजें अज्यूम करेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ चीजें तो अज्यूम करेंगे ना, कि भाई साहब ये बच्चा जो बोल रहा है कि मतलब एकदम कॉमन सेंस, क्या बेसिक चीजें अज्यूम कर जाओगे? वेरी गुड, कि ये आउट ऑफ द बॉक्स था, ये बहुत खतरनाक निकली। ये पहली चीज उसने बताई गुड़िया ने, कि जब एक पिता एक लड़के को देखने के लिए जा रहा है, तो देखने के लिए जा रहा है तो इतनी सी चीज तो अज्यूम करेगा ना कि भाई शादीशुदा नहीं है, और अगर है तो लिखो, नहीं है तो लिखो। अरे तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, कुछ चीजें ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से it creates chaos in decision making. That is the reason they have said that the 3 things are assumed in the financial statement. I repeat, 3 things are assumed in the financial statement. Assumed मतलब है ही है, अगर नहीं है तो लिखो। क्या बोला मैं? Assumed है कि ये है, अगर नहीं है तो लिखो। And which are the 3 fundamental accounting assumptions or 3 assumptions which are assumed? The first one is accrual, the second one is going concern, and the third one is consistency. जल्दी से बताओ कौन से 3 है? Accrual, going concern and consistency. Now will you tell me what is accrual? अरे कॉमर्स के बच्चे हो तुम, फाउंडेशन करके आए, what is accrual? चलो हिंदी में बोल दो, तुम्हारी मदर टंग में। Thumbs up, very good. Yes, anyone else? She is saying recognize the income and expense as and when it is earned or incurred, ignoring when the cash is received or paid. मतलब जब खर्चा हो रहा है तभी उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, कब पेमेंट किया है उसको मत देखिए। जब इनकम अर्न हो चुकी है तभी रिकॉर्ड कर लीजिए, माने जब इनकम रिसीव होगी उसको मत देखिए। रिसीट एंड पेमेंट आर द कीवर्ड्स, रिसीव्ड एंड पेड आर द कीवर्ड्स। इसमें बोलते हैं कि इसको इग्नोर करो, रिसीव्ड और पेड को। आप किसके बेसिस पर जाइए? यू गो ऑन द बेसिस ऑफ when it is accrued, when it is earned, when it is incurred. जैसे earned ये शब्द EARNED, earned ये शब्द is for income, incurred incurred ये शब्द for expenses. So वो बोलते हैं कि जब इनकम आप अर्न कर रहे हो तभी रिकॉर्ड कर लो, जब आप एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तभी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। बैठे मत रहिए कि कब वो रिसीव होगा और कब वो पेड होगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ए संध्या नहीं, तू हेमंत्या, मला सांग नको, हिंदी में बोलने का। हाँ हेमंत, मुझे एक बात बताओ, तुम कहां पे काम करते हो? इधर आ रहे हेमंत, जल्दी उठ गया। कबूतर आ कबूतर। ये हमारे है हेमंत भाई। हेमंत भाई मुझे एक बात बताओ, आप किसके लिए काम करते हो? स्वप्निल पटनी सर। चल झूठे, तेरे को सैलरी कैसे स्वप्निल सर देते हैं? हाँ सर। चल झूठे, उनके पर्सनल अकाउंट से आती है? नहीं, कंपनी का अकाउंट से। फिर ये देख ना, ये देख इधर क्या स्वप्निल पटनी लिखा है, क्या लिखा है? स्वप्निल पटनी क्लासेस, सीक अकाउंट्स। स्वप्निल पटनी क्लासेस अलग है और स्वप्निल पटनी अलग है। स्वप्निल पटनी अंकिता का नौरा है। समझा या नहीं समझा? अरे समझ भाई। तो अब मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन है। तो ये कहां पे स्वप्निल पटनी के पास काम करता है कि स्वप्निल पटनी क्लासेस के पास काम करता है? हाँ, तो किसके पास काम करता है? स्वप्निल पटनी क्लासेस। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बता कि तुमको मार्च का पैसा कब मिलता है?
अप्रैल में। मार्च का पैसा अप्रैल में मिलता है पक्का? हाँ। और अप्रैल का? मई में। और मई का? जून। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? मतलब सैलरी काम करता है मार्च में, पैसा मिलता है अप्रैल में। अब प्लीज समझने की कोशिश करो, ये इनकम इसकी कौन से महीने की है, मार्च की है कि अप्रैल की है? क्योंकि कमाया तो मार्च में ना, रिसीव हुआ अप्रैल में। स्वप्निल पटनी क्लासेस के लिए वो एक्सपेंस कौन से महीने का है, मार्च का है कि अप्रैल का है? मार्च का है। यू शुड नॉट लुक एट व्हेन इट इज रिसीव्ड और पेड, यू शुड लुक एट when it is earned or incurred. So he earned in the month of March and he also, Swapnil Patni classes also incurred in the month of March. Are you getting my point? दोनों के एंगल से। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ, थैंक यू हेमंत, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ खर्चे जो है वो उधार में कर लेते हैं, क्रेडिट पे करते, यस और नो? इन ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तुम में से है कोई, जैसे ये कॉफी आई है, संतोष इसका पैसा दे गया है? तू नहीं दे गया है, नहीं देना है अपने को, नहीं देना है पण जवळ बापू आहे त्यांचे, देने का है क्या नहीं देने का है? हाँ, कब देंगे संतोष? तो ये बोलता है कि सर ये महीना खत्म होगा, इस महीने के बाद में वो बिल देगा, बट एक खर्चा कौन से महीने का है? जुलाई। दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुलाई का बना रहे हैं तो आई विल बुक ऑल द एक्सपेंडिचर इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली। आशा करता हूं कि मेरी पूरी क्लास को बात समझ में आ गई। वंडरफुल। सो राजा बेटा जी, एक्रूअल का अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट ऑल्सो। नो कंपनी कैन फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नो कंपनी कैन फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यू नीड टू बियर दिस इन योर माइंड। मुझे जल्दी से बताओ, क्या कोई भी कंपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकती है? नहीं। सो एक एग्जांपल लेके आया हूं। पहले एक बार लिख लेते पूरे, फिर चलते, फिर एग्जाम्पल तीनों साथ में करा दूंगा। लिखिए एक्रूअल। अंडर एक्रूअल, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ऐसे लिख लीजिए। अंडर एक्रूअल, अंडर एक्रूअल income and expense, income and expenses, income and expenses are recognized, income and expenses are recognized, income and expenses are recognized as and when, as and when, as and when it is earned, as and when it is earned। आगे लिखिए और incurred, या एंड लिखिए, as and when it is earned and or incurred। incurred का मतलब समझे? कब खर्चा हुआ। फुल स्टॉप कर दीजिए, आगे लिखिए। accrual concept ignores, accrual concept ignores, accrual concept ignores receipt and payment of cash, receipt and payment of cash, ignores receipt and payment of cash। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, प्लीज नोट दैट, प्लीज नोट दैट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, cash basis of accounting, as per Companies Act, cash basis of accounting is allowed or not allowed? Is not allowed for companies, is not allowed for companies, is not allowed for companies। Are we now going to the next part? Now we are going to talk about going concern। going concern पर बेटा जी पिछले एग्जाम से मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से। कितने मार्क का? 10 मार्क। और बहुत आसान है, करवा देंगे। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि धंधा चलता ही जाएगा। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न?
धंधा चलता ही जाएगा. There is no intention to materially curtail it or close the operation. So going concern says that business is going to continue for a foreseeable future. And what is the foreseeable future? It is the period of 12 months. Let's understand it one more time. मैंने क्या बोला? Going concern मतलब? Going concern मतलब धंधा चलता ही जाएगा. चलता क्यों जाएगा भाई? धंधा इसलिए चलता जाएगा for a foreseeable future, for a period of 12 months, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाए. तो मैं आपको पहले कुछ थोड़े से डेरिवेशन बताता हूं, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट में हो तो थोड़ा सा डेरिवेशन बताता हूं. डेरिवेशन पहली चीज, जब हम अकाउंट्स करना शुरू किए थे तब यह बात आई थी कि भाई कौन सी प्राइस यूज करें, करंट मार्केट प्राइस यूज करें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करें. करंट मार्केट प्राइस क्या होता है मैं आपको बताता हूं. जैसे ये एसीज है, इन एसीज की आज की मार्केट प्राइस भी है और हमने जब इनको ओरिजिनली खरीदा था वो वाली प्राइस भी है. जैसे गाड़ियां होगी, जैसे स्टील होगा, जैसे आपका घर होगा, इसका ओरिजिनल कॉस्ट भी होगा जब आपने उसको इनकर किया था, या उसकी आज की करंट मार्केट प्राइस भी होगी. सो पहला मुद्दा यह आया अकाउंट्स में कि हम प्राइस कौन सी दिखाएं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो आपको यह लगा होगा कि अगर करंट मार्केट प्राइस बताए तो यह पॉसिबल ना था. इट इज नॉट पॉसिबल. इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कैओस. सो वी फॉलोड व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनली जितने में बाय किया उतनी ही प्राइस पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. हमने उसको करंट कॉस्ट पर नहीं दिखाया. एग्रीड? तो तुम बोलोगे करंट कॉस्ट पर क्यों नहीं दिखाया? तो मैं आपको थोड़ा सा एक समझाता हूं उत्तर कि बेटा जी तुम्हें पता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था 2002-3 के 2-4 के होंगे, तुम 5-6 के हो. वेरी गुड. सो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका जन्म हुआ था उसके 5-6 साल पहले वर्ल्ड टावर सेंटर को उड़ा दिया गया था बाय ओसामा बिन लादेन ने. ओके, अल कायदा ये जो संस्थान है इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया यूएस में. दे वर द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन दी वर्ल्ड. दोनों बिल्डिंग को उड़ा दिया और उसमें कई सारे लोगों की जान गई और उसके बाद में उसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया और फिर ओसामा बिन लादेन को मारा भी. आपने ये बातें तो सब सुनी होगी. सो मैं आपको बता रहा हूं उस समय, मुझे आज भी याद है, मैं सीए किया करता था, लोग फ्लाइट में बैठने से डरने लगे क्योंकि उन्होंने फ्लाइट जो थी उससे जाके उनको उड़ाया. अब क्या हुआ उसकी वजह से कि भाई साहब बहुत खतरनाक रिसेशन आ गया मार्केट में. मार्केट प्राइस का तो ट्रेंड होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है भाई साहब. अब ऊपर नीचे होते रहता है तो देन वी हैव टू पुट दोस वैल्यूज इनटू आवर व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब वो वैल्यूज, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बोलेगा, एक दूसरा अलग बोलेगा, ये अलग बोलेगा, ये अलग बोलेगा, ये अलग बोलेगा. इट विल क्रिएट अ कैओस. कंपैरिजन कैसे होगा? एक छोटा सा उदाहरण देखते. गुड़िया, आप क्या नाम है आपका? हाँ, बैठ के वो एसी कितने का? जल्दी से फेंक. 25,000. वेरी गुड. तू फेंक. 30,000. तू फेंक. 31,000. गुड. तुम फेंको. 10,000. भाई छोरे, वो कूलर नहीं एसी है. ए भाई बता भाई तू कितने का है? 30,000. तुम्हें समझ में आ रहा है? इतने सारे बच्चों को पूछने के बाद में 2 लोग कॉमन आंसर दे रहे हैं. साले कमीने बच्चों, जरा विचार करो. जब तुमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलूंगा, जो तुम्हारे मन में आ रहा है करंट वैल्यू लिखो, तुम कैसी बैंड बजाओगे उसकी? हमारे पास कोई दस्तावेज प्रूफ ही नहीं होगा. वो बेचारा हर्षद अपना सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा. काय का ऑडिट पढ़ाता वो? ऑडिट पढ़ाने के लिए उसको ऑडिट एविडेंस बताना पड़ता. काय का ऑडिट एविडेंस? तुम बोले मेरे को लगा इसलिए मैंने बोला 35,000 31,000. क्या करता तू? अरे समझ में आ रहा है. सो वी कैन नॉट टेक मार्केट वैल्यू, क्योंकि अभी देखो मार्केट वैल्यू तो कितना फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है. मेरे को बोलते हैं कि लोग, आनंद भाई तुम ये डायमंड ज्वेलरी वगैरह क्यों नहीं पहनते? मेरे को नहीं चाहिए. तुम गोल्ड क्यों नहीं पहनते? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद ही नहीं है. तुम बोलेंगे शायद मेरे को पसंद है. देखो मार्केट वैल्यू डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. आई डोंट लाइक वेरी हाई एंड व्हीकल्स, मे बी यू विल लाइक इट. So what a person is going to pay a price for will be completely dependent on him. So market price was not the basis to include in the balance sheet. So my dear friend, then there was a next concept कि ठीक है मार्केट वैल्यू नहीं ले पा रहे कि कितने में हम खरीद सकते हैं. एक काम करो, इसको कितने में बेच सकते हो लिख दो. अबे पर बेचने के लिए भी नहीं है ना. अब जैसे ये पोडियम दिख रहा है, पोडियम ये बेच सकते हैं, पोडियम बेच सकते हैं. हाँ, कौन बेच रहा है इधर? बस आई जस्ट वांट टू सी इट वंस प्लीज. अच्छा, अब तू खरीद ही रही है तो ये ऊपर के जो खांचे बने हुए हैं ये लेके जाती क्या? अरे येड़ी. अच्छा, अब खरीद ही रही है तो अबे अपनी वायरिंग का ये वायरिंग दिख रही है क्या? ये लेकर जाती क्या? अरे येड़ी छोकरी, मैं इधर ये खड़ा हूं, ये देख, ये खरीदती है नीचे का, ये बनाया हुआ है, तुमसे थोड़ा ऊपर है मैं, ये सर रहा. अरे खरबूजो, समझने की कोशिश करो, ये नहीं बिक सकता, ये स्क्रैप में जाएगा.
कैसा बिकता है ये, क्या बोलकर बेचते इसको, और ले जाके तुम कहां बिठाते इसको? अरे भंगार में जाएगा, स्क्रैप में जाएगा ये सिर्फ इधर के लिए स्पेसिफिक, इसके लिए इसकी सेलिंग प्राइस भी उचित नहीं है। आपके घर में ऐसी कई सारी चीजें हैं, आपके ऑफिस में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी सेलिंग प्राइस नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिक ही नहीं सकता। और बात भी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने उसको बेचने के लिए खरीदा भी नहीं, बनाया भी नहीं, सो व्हाई विल आई सेल इट? से यस और नो? सो राजा बेटा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि एक बेस को सिलेक्ट करें, और जो सबसे पॉपुलर बेस सिलेक्ट किया गया वो था हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारे 4 बेसिस हमको डिस्कस भी करने, बट अभी के लिए मैंने बताया आपको कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेस कौन सा था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सा बेस बेस्ट है? बेस्ट है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये हमेशा पूछता हूं मैं क्वेश्चन, आज फिर से पूछूंगा। तुम लोग कॉलेज गए हो? हाँ, कौन कौन, चलो बताओ कौन कौन कॉलेज गए? वाह 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 वाह। चलिए भाई साहब, कौन सी कॉलेज है आपकी? और तुम्हारी कोई? हाँ, ये इधर की पुणे के कोई कॉलेज भी गए क्या? हाँ, गरवारे? अच्छा, अजून कोण है? हाँ, गरवारे, हाँ, अच्छा, वाड़ी, और कौन है? और कोई? हाँ बोल। ठीक है, अभी अपन एक काम कर लेते, इधर एसपी कॉलेज वाला कौन था? हाँ, बेस्ट है, एसपी कॉलेज वाले बच्चे से बात कर लेते। तुम एसपी कॉलेज में गए, श्री परशुराम, क्या नाम है? श्री परशुराम भाऊ कॉलेज ऑफ कॉमर्स और व्हाटएवर, है ना? तो ऐसा दरवाजा खुला, ये इधर ही है, मैं जाता है रोज पान खाने के लिए, दरवाजा खुला। हाँ, मैं जाता है उधर, देखता है मैं उधर ही खाता है पान, खुल गया। अब मुझे बताओ छोरी, उधर क्या दिख रहा है तुम्हें? बशी, झूठ, तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? बिल्डिंग। बशी घ्यायचं गावभर नाचत फिरायचं। हाँ, और कौन ती छोरी? तुझे क्या दिख रहा है गुड़िया? वॉचमैन। बेस्ट है। अरे तेरे पास आईडी कार्ड नहीं है क्या येड़ी? फिर वॉचमैन को क्यों देखती है? दिखता होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं गया, मुझे वहां पर रोड दिखी नहीं, रोड ऐसा कॉलेज आगे उधर रोड लेके जाती है तुमको? नहीं तो क्या चिक्कल में पैर डालते जाते हो क्या? अभी बारिश हुई, चिक्कल में डालते क्या पैर? रोड है, रोड से जाते एकदम अच्छे से। मैं आपसे पूछता है कॉमर्स के बच्चों, रोड की एंट्री बोलो। रोड बनाया ना, पैसा दिए, रोड की एंट्री बोलो। हाँ, सही सही बोल रहे, एकदम डरता का कोई? एकदम मम्मी को बोलना काला टीका लगा माँ। आज एंट्री बराबर बोल के आया हूं मैं। मतलब जो बच्चे बोल रहे हैं, और कमीनो जो नहीं बोल रहे थे ना, मम्मी को बोलना कि मेरी फोटो में से भी काला टीका हटा दे। रोड टू कैश ऑब्लिक बैंक, है ना? ये रोड क्या बन गई? असेट। सो लेट्स टॉक एन एग्जांपल, 50 लाख की रोड बन गई, और ये रोड जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, गई रोड। हेपी, रोड कहां गई? बैलेंस शीट की असेट साइड में रोड चली गई। हाँ, मैं पूछ रहा, कॉलेज नहीं बेचने का है, पैसे की जरूरत है, सिर्फ रोड बेचते। बिकती, सिर्फ रोड बेचना, बिकती रोड नहीं बिकती। फिर भी इसको हमने यहां पर असेट दिखाया, अपन पागल मालूम होते क्या? देखो, रोड नहीं बिकती, कितना वैल्यू मिलता? 50 लाख डाला, पैसा कितना मिलता? 0। रोड बेचती मतलब क्या निकाल कर लेकर जाते? एड़े क्या बोल रहे तुम? रोड के पैसे मिलते नहीं मिलते। फिर भी रोड को 50 लाख दिखाया, असेट दिखाया, कैसा दिखाया? कई को बोलकर दिखाया? हाउ कुड वी शो इट एज एन असेट? फॉर द सिंपल रीजन माय डियर फ्रेंड्स, द बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड वी नेवर कंस्ट्रक्टेड द रोड टू सेल इट बट टू यूज इट, एंड आई कैन यूज इट ओनली व्हेन आई कंटिन्यू माय बिजनेस. Going concern was important so that I could show my asset at historical cost. Because I am not selling the asset. मैं asset को बेचने के लिए नहीं बनाया कुछ asset. मैं उनको क्यों बनाया? यूज कर सकूं. यूज कब कर सकता? जब धंधा चलता रहेगा. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट assumption था. कौन सा वाला? Going concern. Going concern is a concept which also takes care of accrual. ये उसका भी बेसिस बनता है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा. बट आज की केस स्टडी अगर हम क्योंकि अभी पूजा मैम आ जाएंगी शायद से,
अगर लास्ट की केस स्टडी को सारांश में आपको बताऊं तो क्या बता रहा हूं मैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। जल्दी से बताओ गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न सेज दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल, मतलब बिजनेस चलता जाएगा। अब तुम सोचोगे अकाउंट्स में ऐसे कंडीशन की क्या जरूरत थी, बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि बेटा जी अकाउंट्स में कुछ एसेट 1 साल से आगे प्रयोग होती है, यूज में आती है, यस और नो। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल रोड्स, फॉर एग्जांपल योर बिल्डिंग, लैंड, yes or no, investments. Now my dear students, you have to carry forward this asset from year on year, yes or no. but बेटा जी कुछ asset की market value अलग होती है और उनका cost price या historical cost price अलग होती है, say yes. so बेटा जी अगर किसी asset का market price 0 है but उसका cost price 50 लाख है, yes or no, market price 0 है, सो बेटा जी उसको हम कॉस्ट प्राइस पर सिर्फ इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम ये बोल रहे हैं हमारे यूजर्स को कि ये एसेट बेचने के लिए बनाई नहीं थी, इसको यूज करने के लिए बनाया था, धंधे के लिए, पर यूज करने के लिए बनाया है, तो यूज करने के लिए धंधा तो चलना चाहिए ना। अगर धंधा आपके मन में इंटेंशन है कि आप उसको बंद करने वाले हो, देन गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, एंड व्हेन गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड यू कैन नॉट शो द एसेट एट बुक वैल्यू, यू हैव टू शो द एसेट एट मार्केट वैल्यू। कितना बड़ा अंतर हो जाएगा पता है तुम्हें। इसके नीचे एक क्वेश्चन लिया है, देखो ये गोइंग कंसर्न पर क्वेश्चन है, यस और नो। यहां पर क्या बोला है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। दिख रहा है कि नहीं। सो अगर मान लो गोइंग कंसर्न इज फॉलोड, आई विल शो इट एट कॉस्ट, बट अगर गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड आई विल शो इट एट मार्केट प्राइस। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। मतलब गोइंग कंसर्न है, धंधा चलने वाला है, तो आई विल शो इट एट व्हाट, कॉस्ट, बट अगर धंधा चलने वाला नहीं है तो आई विल शो इट एट व्हाट, मार्केट प्राइस। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर नोट लिखेंगे कब, कल, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। तुम्हें जिंदगी क्यों मिली, झंड बनाने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो, राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मस्ती में रहने का, मजा करने का, खुश रहने का। बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय।